आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर है, चमोली आपदा में 174 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली में बीते रविवार को धौली गंगा, तपोवन, रैणी गांव, ऋषि गंगा क्षेत्र के लोग बीते 3 दिन से लापता अपने परिजनों की बाट जोह रहे हैं। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के मुताबिक 206 लोग इस आपदा में लापता हुए थे। इनमें 32 लोगों के शव मिल चुके हैं और केवल 7 लोगों की शिनाख्त हुई है। 174 लापता व्यक्तियों की खोजबीन अभी जारी है। खोजी दलों की 4 टीमें इस अभियान में जुटी हुई है। बता दें, जिलाधिकारी चमोली ने बताया कि मंगलवार को आपदाग्रस्त क्षेत्र के विभिन्न जगहों से 6 शव बरामद हुए हैं। इसमें 4 शव रैणी गांव, एक शव नंदप्रयाग और सकोट गांव से मिले हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में उत्तराखंड के चमोली में आई अचानक बाढ़ पर बयान दिए। उन्होंने बताया कि सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि सिविल सेवा की परीक्षा में उम्र की छूट देने के पक्ष में नहीं है केंद्र। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले 3 जजों के एक पीठ ने इस बाबत याचिकाओं की सुनवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की सदन से विदाई के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान बता दे भावुक हो गए थे। वहीं आपको बता दें, लाल किला हिंसा में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की सोशल स्पेशल सेल ने सोमवार देर रात आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। आरोपी दीप सिद्धू को मंगलवार को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने पूछताछ के बाबत 7 दिनों के लिए पुलिस को हिरासत में सौंप दिया है। हालांकि पुलिस की ओर से 10 दिनों की हिरासत मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने दीप सिद्धू को 7 दिनों के लिए ही हिरासत की मंजूरी दी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी में गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरजीत उर्फ दीपू, सतवीर सिंह उर्फ सचिन, संदीप सिंह, देवेंद्र सिंह और रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इनमें से 3 नेहरू विहार और 2 रोहिणी के रहने वाले हैं। स्पेशल सेल की टीम ने सिद्धू को सोमवार रात करीब 10:30 बजे करनाल के बाईपास के पास से दबोच लिया। सिद्धू को जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त वह अकेले था। वहीं आपको बता दें कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर 2 किसानों की हुई मौत। सिंघू और टिकरी सीमा पर किसानों के आंदोलन स्थलों पर अलग अलग घटनाओं में हरियाणा के 2 किसानों की मौत हो गई। सिंघू सीमा पर हरिदर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जबकि टिकरी सीमा पर किसान आंदोलन में स्वयंसेवक के तौर पर कार्य कर रहे दीपक की ट्रैक्टर ट्रॉली के गिरने के कारण सिर में लगी गहरी चोट से मौत हो गई। सोनीपत पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक पानीपत के सिवान गांव के रहने वाले हरिंदर सिंघू सीमा पर प्रदर्शन स्थल पर मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाने और अपनी मांगे बनवाने के लिए चक्का जाम की तर्ज पर 1 दिवसीय या उससे ज्यादा दिनों के लिए देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में किसान हैं। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के कुछ सांसद विवादों में घिरे 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक लाएंगे। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा ने अहम विधेयक को दी मंजूरी। जी हां, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मामला है। राज्यसभा ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक कानून बनने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि दूसरा अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा।
या आपको बता दें कि इस पर चर्चा के लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधिविशेष उपबंध दूसरा विधेयक 2021 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एनडीए सरकार हर किसी को अपना घर मुहैया कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। पुरी ने इस विधेयक से पहले अध्यादेश लाए जाने पर कुछ सदस्यों की आपत्तियों को निराधार बताते हुए कहा कि यदि संसद का शीतकालीन सत्र होता तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि यदि सरकार संसद सत्र की प्रतीक्षा करती और अध्यादेश नहीं लाती तो दिल्ली में विभिन्न स्तर पर प्राधिकार संपत्तियों को सील करना शुरू कर देते, जिससे दिल्ली के नागरिकों को असुविधा होती। संबंधित अध्यादेश पिछले साल 30 दिसंबर को जारी किया गया था और इसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि द्वितीय अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया था। वहीं आपको बता दें 10 महीने में पहली बार 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। 10 महीने में पहली बार 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। मामलों में कमी और मौत का आंकड़ा 0 होने के बाद दिल्ली सरकार ने भी राहत की सांस ली है। कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली में अब तक 10,882 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें वारंट तामील कराने गए सिपाही की कर दी गई हत्या। कासगंज जिले में मंगलवार देर रात अवांछित शराब माफिया को वारंट तामील कराने गए पुलिस दल पर हुए प्राणघातक हमले में एक सिपाही की मौत हो गई और दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम को सिरपुरा थाने के दरोगा अशोक कुमार और आरशी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधियों की तलाश में गए थे। वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही देवेंद्र शहीद घायल हो गए हैं। मनवर ने ही तबाही के बारे में दुनिया को बताया। जी हां, उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव, तपोवन और ऋषिगंगा क्षेत्र में आई आपदा का पहला चश्मदीद मनवर जब इस मंजर को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसी ने ही वीडियो के माध्यम से इस हादसे की जानकारी सबको भेजी और लोगों को आगाह किया। किस तरह से नंदा देवी चोटी से ग्लेशियर टूटा और उससे जो जलजला आया उसको सबसे पहले मनवर ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर भेजकर एक बड़े खतरे की जानकारी शासन प्रशासन को दी। तबाही के साक्षी बने रैनी गांव के रहने वाले मनवर सिंह ने बताया कि रविवार 7 फरवरी की सुबह करीब 10:39 पर जब यह अपने दफ्तर एक जरूरी बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे तभी उन्हें गांव के पास चोटी पर जमा ग्रामीणों की जोरों जोरों से चीखने की आवाजें सुनाई दी। उसे आपको बता दें, मनवर बताते हैं कि उन्होंने बर्फ, मलबे और पानी के इस विनाशकारी सैलाब देखकर सबसे पहले चमोली जिले के जिला आपदा अधिकारी को फोन लगाया, पर जब उनका फोन ही नहीं लगा तब स्थिति को भांपते हुए फेसबुक से पूरी दुनिया को जानकारी देने के लिए सीधे प्रसारित किया और लोगों को इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी दी। मनवर बताते हैं कि जब वे रैनी गांव पहुंचे तो वहां भयावह दृश्य देखकर वे सिहर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भेजी ताकि प्रशासन तक जल्द से जल्द सूचना पहुंच सके। सैलाब इतना भयानक था कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और नीति पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल 15 मार्च से। बैंक कर्मचारियों के 9 संगठनों का शीर्ष निकाय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में मंगलवार को 15 मार्च से 2 दिन की हड़ताल का आश्वासन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह अपने बजट भाषण में विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। सरकार पहले ही 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर उसका निजीकरण कर चुकी है। साथ ही पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय किया गया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा कि
यूएफबीयू की मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, बैठक में केंद्र सरकार के बजट में सुधारों को लेकर की गई विभिन्न घोषणाओं पर चर्चा हुई। इसमें आईडीबीआई बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का निजीकरण, बैंड बैंक की स्थापना, एलआईसी में विनिवेश, एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण, बीमा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई की मंजूरी और सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री आदि शामिल है। वहीं आपको बता दें, फातिमा को दी सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा पर लगाई गई केरल हाईकोर्ट की रोक को हटा लिया। हाईकोर्ट ने रेहाना पर सोशल मीडिया, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने विचार व्यक्त करने या प्रसारित करने पर रोक लगा दी थी। ऐसा गोमांस आधारित खाद्य सामग्री का जिक्र करते समय बुरी नियत से गोमाता शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अलबत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें आइंदा धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कोई भी टिप्पणी करने से मना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद रेहाना फातिमा अब किसी भी मीडिया के इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र होंगी, पर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को गला घोटने वाला बताया और वापस ले लिया। इससे पहले वरिष्ठ वकील कोलिन ने फातिमा की तरफ से केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की फरियाद की। यह रोक हाईकोर्ट ने यह मानने के बाद लगाई थी कि फातिमा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। वहीं पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट ने फातिमा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोक लगाई थी। एक कुकरी शो से संबंधित वीडियो अपलोड करने पर केरल हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई थी। वहीं आपको बता दें, अभिनेता राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के बेटे और अभिनेता निर्देशक राजीव कपूर का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें, वह 58 वर्ष के थे। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह ने इंस्टाग्राम पर उनके निधन की पुष्टि की। नीतू सिंह ने अपने देवर की तस्वीर के बगल में लिखा, आत्मा को शांति मिले। राजीव के भाई रणधीर कपूर ने बताया कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। रणधीर ने कहा कि अपराह्न 1:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। राजीव ने फिल्मों में शुरुआत 1983 से एक जान है हम से की थी, लेकिन उन्हें पहचान 1985 में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मिली। इसका निर्देशन राज कपूर ने किया था। आपको बता दें, राजीव कपूर ने आसमान, लवर बॉय, जबरदस्त और हम तो चले परदेस जैसी फिल्मों में अभिनय किया। हीरो के तौर पर उनकी अंतिम फिल्म 1990 के दशक में आई जिम्मेदार थी। इसके बाद उन्होंने निर्माण और निर्देशन की ओर रुख किया। वह फिल्म हीना के निर्माता थे, जिसका निर्देशन उनके सबसे बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था और अभिनय किया था ऋषि कपूर ने। आपको बता दें, 2001 में उन्होंने आर्किटेक्ट आरती सभरवाल से विवाह किया, लेकिन बाद में दोनों ने तलाक ले लिया था। राजीव कपूर 3 भाइयों और 2 बहनों रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, ऋतुनंदा और रीमा जैन में सबसे छोटे थे। उनकी बड़ी बहन ऋतुनंदा और ऋषि कपूर का पिछले साल जनवरी और अप्रैल में निधन हो गया था। वहीं आपको बता दें, राजीव खेल ड्रामा तुलसीदास जूनियर से पर्दे पर वापसी करने वाले थे। इसमें उनके साथ संजय दत्त भी थे। वहीं लता मंगेशकर ने राजीव कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे अभी पता चला कि राज कपूर साहब के छोटे बेटे गुणी अभिनेता राजीव कपूर का स्वर्गवास हुआ। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा से दिल्ली होगी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। राज्यसभा में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को विश्वास जताया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पूरी हो जाने के बाद दिल्ली दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानियों में से एक होगी। अगले साल दिसंबर तक सांसद नए संसद भवन में बैठ पाएंगे। पुरी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि दूसरा विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के लागू हो जाने के बाद दिल्ली विश्व के सबसे सुंदर शहरों में से एक होगी। इसके लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2022 में जब देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उस साल सांसद दिसंबर में नए संसद भवन में बैठे होंगे, जहां उन्हें थोड़ा अधिक स्थान मिल सकेगा। यह अधिक स्थान न केवल सत्ता पक्ष बल्कि सभी सदस्यों के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में नए संसद भवन की नींव रखी थी। देश जब अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब तक नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो जाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। वहीं सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत संसद के आसपास विभिन्न मंत्रालयों की इमारतों का पुनर्विकास कर उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, पाक में क्षतिग्रस्त किए गए मंदिर को दोबारा बनाने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा सरकार को प्रांत में क्षतिग्रस्त किए गए करीब 1 सदी पुराने मंदिर का फौरन पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया है। साथ ही इसके पूरा होने की समय सीमा भी बताने को कहा है। प्रांत की कारक जिला स्थित टेरी गांव में इस मंदिर पर कट्टरपंथी जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के सदस्यों ने पिछले साल दिसंबर में हमला किया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेताओं ने कड़ी निंदा की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली शीर्ष न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के पीठ ने सोमवार को मंदिर को आग के हवाले किए जाने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। वहीं आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए संसद में भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए भावुक हो गए। आजाद का उच्च सदन में कार्यकाल पूर्ण हो रहा है और उन्हें मंगलवार को विदाई दी गई। आजाद के साथ ही भाजपा के शमशेर सिंह मनहास और पीडीपी के मीर मोहम्मद फयाज और नजीर अहमद लवाह का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक बेहतरीन मित्र बताते हुए कहा कि सदन के अगले नेता प्रतिपक्ष को आजाद द्वारा स्थापित मानकों को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आजाद ने अपने दल की चिंता जिस तरह की उसी तरह है उन्होंने सदन की और देश की भी चिंता की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के पद पर रहते हुए आजाद ने कभी दबदबा स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। उन दिनों कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और कुछ पर्यटक मारे गए, इनमें गुजरात के पर्यटक भी थे। उन्होंने कहा कि तब सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने फोन कर उन्हें सूचना दी और उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी से पर्यटकों के पार्थिव शरीर लाने के लिए सेना का हवाई जहाज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। रात को पुनः आजाद ने फोन किया। यह फोन उन्होंने हवाई अड्डे से किया और उनकी चिंता उसी तरह थी जिस तरह लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं। यह बोलते हुए प्रधानमंत्री का गला रुंध गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए बहुत भावुक पल था। अगले दिन सुबह पुनः आजाद का फोन आया और उन्होंने पूछा कि मोदी जी क्या सभी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि एक मित्र के रूप में घटनाओं और अनुभव को देखते हुए मैं आजाद का बहुत आदर करता हूं। प्रधानमंत्री ने कुछ यादें साझा करते हुए कहा कि जब वे कोरोना महामारी पर सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाने पर विचार कर रहे थे, तब आजाद ने फोन कर उन्हें सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाने का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने वह सुझाव माना और वह सुझाव उपयोगी भी रहा। आजाद के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद को सत्ता पक्ष में रहने का और विपक्ष में रहने का गहरा और लंबा अनुभव है। 28 साल का कार्यकाल बड़ी उपलब्धि होता है। उन्होंने कहा कि बहुत पहले एक बार संसद भवन में लॉबी में वे आजाद से बात कर रहे थे। वहां से निकलने पर पत्रकारों के सवाल पूछने पर आजाद ने कहा था कि टीवी पर, अखबारों में आप हमें लड़ते झगड़ते देखते हैं, लेकिन यहाँ हम सबके बीच एक परिवार की तरह वातावरण होता है। आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में बस इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।